हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों आज मैं लेके आऊँ आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन जो कि रेगुलर हॉस्पिटल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो काफ़ी नए नए दोस्तों ने टेलीग्राम वाला मेरा ग्रुप भी ज्वाइन करा है और काफ़ी हॉस्पिटल भी बता रहे थे, कोई कोई कहीं बोल रहा है जाने के लिए, कोई कहीं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी दोस्त हैं सबके जो भी मतलब जो भी उनके पास में हॉस्पिटल पड़ता है, जैसे मतलब दिल्ली के अंदर जो भी उनके पास में हॉस्पिटल, कोई अच्छा हॉस्पिटल है रेफ़र करते हैं मुझे, तो मैं ज़रूर जाता हूँ वहाँ पे। तो दोस्तों जो भी आप हॉस्पिटल बताओ मुझे, कोशिश करो कि वो हॉस्पिटल NABH हो या JCI हो, तो उसमें जाने का फ़ायदा है। तो जैसे अगर आप हॉस्पिटल के बारे में बोलते हो कि आप जाओ जो नोएडा में, वो जो हॉस्पिटल है बहुत थोड़े वो छोटे लेवल के हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे अगर आप काम भी करते हो तो आपका मतलब आगे आपका जो ग्रोथ है वो कम होती है। तो इसलिए कोशिश करो बड़े हॉस्पिटल में जाने का सोचो, कभी भी छोटे हॉस्पिटल में जाने का मत सोचो। कम से कम 200 बेडेड, अप टू 200 बेडेड हो या 300, जितना भी हो वो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए 200 से। अगर आपने दोस्तों अभी तक मेरा टेलीग्राम वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप सीधा ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट। तो आप अगर आपका भी कोई मन में हो कि मैंने ये हॉस्पिटल में इंटरव्यू देनी है, काश मुझे इस हॉस्पिटल का पैटर्न पता चल जाए, काश मुझे वहाँ का PDF मिल जाए, तो आप ज़रूर मेरा टेलीग्राम वाला पेज ज्वाइन करो। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे PDF मिल जाएंगे जो कि आपका आने वाले इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो खैर आज की वीडियो जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। जो भी दोस्त इस चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि जो और भी दोस्तों का बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है हैंड वॉशिंग के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे इंटरव्यू में आपको पूछते हैं कि हैंड वॉशिंग के स्टेप जो है वो आप बताओ या करके दिखाओ। कौन कौन से 6 स्टेप और 5 मूवमेंट्स होते हैं वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। तो जो दोस्त नए हैं वो ज़रूर पुरानी वीडियोस देख लो। और अगर आप सोप एंड वाटर के साथ हैंड वॉश कर रहे हो तो उसका नॉर्मल टाइमिंग क्या होती है, और अगर आप सैनिटाइज़र के साथ हैंड वॉश कर रहे हो या स्टरलिन के साथ कर रहे हो तो उसका जो टाइम है वो क्या होता है। तो दोस्तों उसका आपको नॉर्मल टाइम पता होना चाहिए। अगर आप स्टरलियम के साथ या हैंड रब के साथ हैंड वॉश कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आपकी टाइमिंग है वो 20 to 30 सेकंड की होती है। और अगर आप सोप एंड वाटर के साथ कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी जो टाइमिंग वो चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे वो जो टाइमिंग है वो 40 to 60 सेकंड की हो जाती है, मतलब 40 to 1 मिनट की। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीडल स्टिक इंजरी। अगर आपको नीडल स्टिक इंजरी होती है तो आप क्या करोगे। जब भी आपको नीडल स्टिक इंजरी होती है तो सबसे पहले आपने रनिंग वाटर के नीचे आपने हैंड वॉश करना है, उसको कभी भी स्क्वीज़ नहीं करना है, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है। और सेकंड जो है आपके ने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है। थर्ड जो है आपको ICN को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद आप इमरजेंसी में लेके जाते हैं, वहाँ पे आपका जो CMO है वो आपके फर्दर टेस्ट करवाता है और पेशेंट के टेस्ट करवाता है कि पेशेंट को कहीं पॉजिटिव तो नहीं है। अगर पेशेंट पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है, कितना टाइम के लिए ट्रीटमेंट लेना है, क्या क्या टेस्ट करवाने हैं, वो भी हमने ऑलरेडी अपनी पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमने यूरिन कल्चर की बात करी थी कि यूरिन कल्चर कैसे लेते हैं, सही तरीका क्या है, तो वो हमने अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो एक हॉस्पिटल में क्वेश्चन आया था कि जब भी अपने स्पूटम कल्चर किसी पेशेंट का लेना है तो जो बेस्ट टाइमिंग है वो क्या होती है स्पूटम कल्चर लेने की। तो दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी पेशेंट सो के उठता है तो उसी टाइम पे हमने जो पेशेंट का स्पूटम, फर्स्ट वाला जो स्पूटम है, वहाँ वही स्पूटम कल्चर जो लेके लैब में भेजना होता है, जिसके लिए फिर जो भी मतलब उसकी माइक्रोस्कोपी या AFB जो भी उसका करना होता है उसमें बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। तो इसलिए जब भी पेशेंट का स्पूटम कल्चर भेजना है तो कोशिश करना है हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही भेजना होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थोरासेंटिसिस। थोरासेंटिसिस किसको बोलते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम थोरासेंटिसिस होता है, एक पैरासेंटिसिस होता है और एक होता है पेरिकार्डियोसेंटिसिस होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो होता है कि जो हमारी प्लूरल कैविटी में जब फ्लूइड जो फिल हो जाता है तो उस टाइम पे हम थोरासेंटिसिस करते हैं। एक नीडल होती है जो कि हम प्लूरल स्पेस में प्रिक करते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है वहाँ पे कम्युलेट हो रखा है वो सारा बाहर निकालते हैं, ताकि जो पेशेंट को जो भी डिजनिया या जो भी सिम्टम आ रहे हैं उससे रिलीफ मिल सके। तो दोस्तों दूसरी चीज़ है पेरिकार्डियोसेंटिसिस। तो दोस्तों आपकी हार्ट की जो ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसके अंदर जब फ्लूइड कम्युलेट होता है तो उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूज़न। पेरिकार्डियल इफ्यूज़न जो है उसको ठीक करने के लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको पेरिकार्डियोसेंटिसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक
कैथेटर लेते हैं, हम पिगटेल कैथेटर लेते हैं, उसको हम चेस्ट वॉल से इंसर्ट करते हैं पेरिकार्डियम लेयर में। वहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड कम्युलेट हुआ है वो सारा हम बाहर निकालते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तीसरी चीज़ है पैरासेंटेसिस। तो जब आपके अब्डोमेन में एक्स्ट्रा फ्लूइड फिल होता है जिसको हम असाइटस बोलते हैं, तो उसको निकालने के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरासेंटेसिस। तो उसमें भी एक हम नीडल प्रिक करते हैं यूएसजी गाइडेड के थ्रू, तो जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड कम्युलेट हुआ है वो सारा हम बाहर निकालते हैं। इसलिए ये 3 चीज़ों का आपको याद रखना चाहिए। पैरासेंटेसिस और थोरासेंटेसिस है, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, तो ये दोनों के बारे में आपको मोस्टली पता होना चाहिए। लेकिन जो पेरिकार्डियोसेंटेसिस है उसका तो हमें नॉर्मली याद रह जाता है कि कार्डियो उसमें आता है, तो इसका मतलब हार्ट के रिलेटेड है। लेकिन थोरा और पैरा ये दोनों ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। बार बार बोल के तो मुझे भी कंफ्यूजन होने लग गई है, तो ये जरूर आप पढ़ लेना, तो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बर्न के ऊपर, कि जैसे मुझे क्वेश्चन आया था कि बर्न की ऐसी कौन सी डिग्री है जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंट को पेन होती है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। चारों जो बर्न की 4 डिग्रीज होती है, चारों का आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और जो फर्स्ट डिग्री, उसमें आपको पता है कि हमारी जो एपिडर्मिस वाली स्किन है वो इन्वॉल्व होती है। पेशेंट को थोड़ी सी पेन होती है, इचिंग, रेडनेस और ऐसे होता है, तो बहुत ज्यादा पेन इसमें नहीं होती है। तो जो हमारी सेकंड डिग्री है उसमें हमारी एपिडर्मिक्स के साथ साथ डर्मिस स्किन जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। डर्मिस की लेयर जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। डर्मिस में आपको पता है हम 2 चीजें पढ़ते हैं, सुपरफिशियल और डीप। तो जो सुपरफिशियल और जब सेकंड में जब डीप वाली लेयर जो हमारी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है उसमें बहुत पेशेंट को वर्स्ट पेन होती है, जिसमें बहुत पेशेंट को अनटॉलरेबल पेन होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में भी ये पूछते हैं कि कौन से डिग्री में ज्यादा पेन है, तो आपको सेकंड डिग्री बताना होता है। और नेक्स्ट जो हमारी थर्ड डिग्री है उसमें आपके डर्मिस, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सबक्यूटेनियस टिश्यू की जो लास्ट लेयर है, मतलब जब आप मसल के पास पहुंच जाते हो तो वहां तक जो है थर्ड स्टेज होती है। और आगे जो फोर्थ स्टेज है उसमें मसल एंड बोन दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो फोर्थ स्टेज है उसमें सबसे कम पेशेंट को पेन होती है, क्योंकि वहां पे जो हमारी नर्व एंडिंग है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। थर्ड में भी पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन नहीं होती, क्योंकि वहां पे भी हमारी जो नर्व एंडिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब पेशेंट की डेथ होती है तो बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आने शुरू हो जाती है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो जो चेंजेस आती है उनको हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे एक क्वेश्चन आया था कि बॉडी में स्टिफनेस होती है तो उसको क्या बोलते हैं। तो हम सबको पता है कि मरने के बाद जो पेशेंट है उसकी बॉडी में पूरी स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, तो 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर बॉडी पूरी स्टिफ हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं राइगर मॉर्टिस। तो क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस देते हैं वो अलग अलग दे देते हैं। जैसे अगर आपने राइगर मॉर्टिस नहीं सुना होगा तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि सब सेम ही है, जैसे कि राइगर मॉर्टिस हो गया, एल्गर मॉर्टिस हो गया या लीवर मॉर्टिस हो गया। तो ये तीनों ऐसी कंडीशन है जो मरने के बाद बॉडी में जो चेंजेस आती है उसको बताती है। तो सबसे पहले अगर राइगर मॉर्टिस की बात करें, राइगर मॉर्टिस होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी आपके मसल है सब में स्टिफनेस आने लग जाती है। 2 से 4 घंटे में बॉडी पूरी स्टिफ हो जाती है, पूरे जितने भी मसल है सारे स्टिफ हो जाते हैं। इसको हम राइगर मॉर्टिस बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा मसल है जिसमें सबसे पहले राइगर मॉर्टिस होता है, मतलब जिसमें सबसे पहले स्टिफनेस होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में सबसे जो पहला मसल है वो होता है हमारे आईलिड के अंदर, जिसका नाम है ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली। ये जो मसल है ये हमारी आईलिड में होता है, सबसे पहले यही स्टिफ होता है। तभी आपने बहुत बार सीरियल में भी देखा होगा जब भी कोई उनका मतलब किसी की डेथ होती है तो सबसे पहले ऐसे आंखें बंद कर देते हैं। मे बी उनको भी ये मसल का नाम तो नहीं पता होगा, लेकिन उनको इतना पता है कि जो आंखें एक बार खुली रहेगी तो हाफ एन आवर के अंदर अंदर हम पेशेंट की आंखें नहीं बंद करते, तो उसके बाद हम पेशेंट की आंखें बंद कर भी नहीं पाएंगे, फिर माइक्रोकोर लगा के बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे जो आईज के मसल होते हैं ये सबसे पहले डैमेज होते हैं। जो आईलिड के मसल है वो सबसे पहले स्टिफ होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले पेशेंट की आईज को बंद करना है, ताकि एक बार बंद हो गई अगर पेशेंट की आईज तो उसके बाद उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी और आईज तो फिर बंद ही रहेगी, फिर खुलेगी नहीं। तो इसलिए सबसे पहले पेशेंट की आईज क्लोज करनी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा एल्गर मॉर्टिस। आपने बहुत बार देखा होगा जब हम छोटे होते हैं, हमें मतलब पहले नहीं इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी या डॉक्टर नहीं होते थे, हमें नहीं पता चलता था कि हमारा पेशेंट है या उसको मतलब बेहोश हो गया या कोमा में चला गया या क्या सीन है।
तो पुराने लोग क्या करते थे, वो ऐसे बॉडी पे टच करके ऐसे करके देख लेते थे कि पेशेंट, अगर पेशेंट ठंडा हो गया, मतलब उसकी बॉडी पूरी ठंडी हो गई, कूल हो गई है, तो उस टाइम पे वो बोलते थे कि भाई अब तो पेशेंट गया, अब तो पेशेंट की जान प्राण नहीं है, पेशेंट मर गया है। तो वहाँ से एक हमें आइडिया मिलता है। ये क्यों मिलता है? इसी को हम बोलते हैं एल्गर मोर्टिस। अभी जैसे हम जिंदा है, हमारे जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, आप सबको पता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आप अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर 98.6 के बीच में वो रेगुलेट करके रखता है। तो जब भी किसी पेशेंट की डेथ होती है तो उसके साथ उनका जो ब्रेन है वो भी डेड हो जाता है। ब्रेन डेड होने के साथ साथ हाइपोथैलेमस जो है वो अपना काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। उसके बाद हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि सब ऑर्गन डेड हो जाते हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ने लग जाती है। तो राइगर मोर्टिस के बाद जो सेकंड स्टेज हमारी बॉडी में आती है वो एल्गर मोर्टिस होती है। तो उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं लाइवर मोर्टिस। तो लाइवर मोर्टिस में क्या होता है कि जैसे अगर किसी पेशेंट ने फांसी ली है, वो ऐसे खड़ा है, तो उसका पूरा जो ब्लड है वो नीचे पैरों की लोअर एक्सट्रीमिटी में आ जाता है। लोअर एक्सट्रीमिटी में स्वेलिंग हो जाएगी, पूरी लोअर एक्सट्रीमिटी में आ जाएगा। तो ये क्यों होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है। जैसे अभी हम जिंदा है तो हमारा जो हार्ट है वो हर तरफ ब्लड को दे रहा है, एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी, और हमारे ब्रेन में हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ब्लड को। लेकिन जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है। यो ब्लड हमारी बॉडी में है, बस वो ग्रेविटी की वजह से, अगर डेड बॉडी को आप सीधा रख दोगे तो पूरा जो ब्लड है वो नीचे लोअर एक्सट्रीमिटी में चला जाएगा। तो अगर आप पेशेंट को लिटा देते हो तो जो पूरा पेशेंट का ब्लड है वो ऐसे बैक साइड पे आ जाएगा, जब बटक्स में आने लग जाता है ग्रेविटी की वजह से। तो इसी को हम बोलते हैं लाइवर मोर्टिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब भी पेशेंट को हेपरिन इंजेक्शन चलता है तो कौन सा टेस्ट है जो आप पेशेंट का करवाते हो? तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो जब हेपरिन चलता है तो आप सबको पता है जो ब्लड है बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मोस्टली हार्ट अटैक वाले पेशेंट है, जब वहाँ पे हमें क्लॉट बनने का चांसेस होता है, इसलिए हम पेशेंट का जितना भी खून है उसको थिन करके रखते हैं, तो हेपरिन चलाते हैं। उस टाइम पे हम एक टेस्ट भेजते हैं जिसको हम बोलते हैं APTT टेस्ट। तो APTT जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम। तो इसमें क्या होता है कि ये टेस्ट हमें एवरी 6th आवर्ली भेजना होता है। जब आप पेशेंट को, अगर रेगुलर पेशेंट को हेपरिन चल रहा है तो एवरी 6th आवर्ली आपको जो टेस्ट भेजना है। जैसे हम QID भेजते हैं 12/6 पे, मतलब सुबह दोपहर के 12, शाम की 6, रात के 12, सुबह की 6, ऐसे हम 4 बार टेस्ट को रिपीट करते हैं इन 24 आवर। तो इसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट का जो है APTT है वो अकॉर्डिंग टू, जैसे डॉक्टर बोलते हैं 60-70 के बीच में मेंटेन करना है, तो उसी के बीच में हम मेंटेन करके रखते हैं। उसी के हिसाब से हम पेशेंट को हेपरिन जो इन्फ्यूज़न है वो देते हैं। तो अगर नॉर्मल की बात करी जाए तो 25 से 35 तक जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है APTT की। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब भी किसी पेशेंट को MI होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, तो उस टाइम पे ECG में क्या चेंजेस आता है? तो ये बहुत ही एक नॉर्मल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और आप सबको पता है कि MI में हमेशा हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसको ECG में ST एलिवेशन होती है, ST सेगमेंट चेंजेस होती है या ST एलिवेशन होती है, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्डिक आउटपुट। नॉर्मल हमारी कार्डिक आउटपुट कितनी होती है 1 मिनट में? तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे अगर हम नॉर्मल की बात करें तो जैसे 72 बीट्स पर मिनट अगर किसी पेशेंट का हम लगा के चले, तो इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन का बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप सीधा देखो कि पेशेंट की 72 हार्ट रेट है, और पेशेंट की जो स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट की जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो होती है 70 ml। तो 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ आपको हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर देना है, जितना भी आंसर आता है वही आपकी कार्डिक आउटपुट होती है। वैसे अगर नॉर्मल बात करें तो 5 to 6 लीटर की इसकी जो है नॉर्मल कार्डिक आउटपुट होती है हमारे हार्ट की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको स्पेशल किसी टॉपिक पे या स्पेशल किसी हॉस्पिटल के इंटरव्यू के ऊपर उसका PDF चाहिए तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, और जो हॉस्पिटल आप मुझे सजेस्ट करोगे वहीं पे हम इंटरव्यू देंगे, और मे बी आपकी काफ़ी सारी हेल्प भी हो जाएगी वहाँ से। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.